नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देखते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने पहली बार यह मान लिया है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची में है। पाकिस्तान ने आतंकवादियों की लिस्ट जारी की है, उसमें दाऊद का नाम है। यह सबसे बड़ी खबर है, इसका गहरा विश्लेषण करेंगे। आपको कराची में दाऊद के ठिकानों की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि भारत के गुनहगार दाऊद को पाकिस्तान से वापस कैसे लाया जा सकता है। इसके अलावा आज हम सुशांत सिंह राजपूत केस में चल रही सीबीआई की जांच की तूफानी विश्लेषण करने वाले हैं। इस जांच को तूफानी इसीलिए क्योंकि ये तूफान की तेज गति से हो रही है और ये जांच कई लोगों की जिंदगी में तूफान ला सकती है। आज सीबीआई सुशांत के फ्लैट में गई थी। वहां क्या हुआ, सीबीआई को क्या मिला, सुशांत केस के कौन से राज कमरे के अंदर से बाहर आ सकते हैं, वहां का रहस्य कैसे गहरा हो गया है, इस पर हम आपको कई एक्सक्लूसिव जानकारियां देने वाले हैं। सीबीआई की जांच का बड़ा फोकस सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी है, जिस पर मौत का समय नहीं लिखा था। पोस्टमार्टम ठीक से हुआ या नहीं, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शक पैदा करने वाली वो कौन कौन सी बातें हैं, यह भी विस्तार से देखिएगा। और दिल्ली को दहलाने की एक बहुत बड़ी साजिश आज नाकाम की गई है। राम मंदिर निर्माण से पहले ही आईसिस का आतंकी लोन वुल्फ अटैक करना चाहता था, लेकिन अब वो जांच एजेंसियों की गिरफ्त में है और कई राज उगल रहा है। ये तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे विस्तार से, लेकिन शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। दाऊद इब्राहिम पर पाकिस्तान का अब तक का सबसे बड़ा झूठ बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान ने पहली बार आखिरकार यह मान ही लिया कि इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है। दरअसल पाकिस्तान ने खुद को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की ब्लैक लिस्ट से बचाने के लिए पाकिस्तान में मौजूद दाऊद इब्राहिम समेत 88 आतंकवादियों पर कार्रवाई का दिखावा किया है और इसी दिखावे से यह तय हो गया है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है। वैसे भारत बार बार यह कहता आ रहा है कि पाकिस्तान दाऊद को पनाह दिए हुए है, मगर अब पाकिस्तान का झूठ पकड़ा गया है। दाऊद इब्राहिम पर पहली बार पाकिस्तान का कबूलनामा। पहली बार पाकिस्तान ने माना कि पाकिस्तान में है दाऊद इब्राहिम। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम कराची में है। कराची के व्हाइट हाउस में रहता है दाऊद इब्राहिम। बार बार, कई बार, हजार बार भारत ने कहा कि मुंबई धमाकों का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, मगर पाकिस्तान नकारता रहा। भारत पाकिस्तान से कहता रहा कि भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी को पाकिस्तान भारत के हवाले करे, मगर पाकिस्तान भारत की बात को नकारता रहा। मगर आखिरकार पाकिस्तान इस सच को छिपा नहीं सका। जब पाकिस्तान के ऊपर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का दबाव बढ़ा, जब पाकिस्तान को लगा कि अब FATF में ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा, तो उसने 88 आतंकवादियों की एक लिस्ट FATF को सौंपी। इस लिस्ट में मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम का भी नाम है। हाफिज सईद उनके पास है, मसूद अजहर उनके पास है, जकीउर रहमान लकवी उनके पास है। ये सारे ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। एक्शन हमको वही लेना पड़ेगा जो अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के खिलाफ किया, और वो था काइनेटिक एक्शन। और ये इफ वन पर्सन डिजर्व्स इट, इट इज दाऊद इब्राहिम। कितने सैकड़ों हिंदुस्तानियों का खून तो उसके हाथ रहे। We will have to take kinetic action. FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए पाकिस्तान ने ये नई चाल चली, मगर अपनी ही चाल से उसके झूठ का पर्दाफाश हो गया। पाकिस्तान ने FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए यह दिखावा किया है कि उसने 88 आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इन आतंकियों में हाफिज सईद, मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम के नाम हैं। पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि उसने दाऊद इब्राहिम के कहीं भी आने जाने पर पाबंदी लगाई है। हथियारों के व्यापार को रोक दिया गया है।
दाऊद इब्राहिम से जुड़े सारे खाते सीज कर दिए गए। पाकिस्तान की सरकार ने 18 अगस्त को 2 अधिसूचनाएं जारी करते हुए 26/11 मुंबई हमले के साजिशकर्ता और जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद और जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर प्रतिबंधों की घोषणा की थी। पाकिस्तान का आज पूरा दुनिया में भंडाफोड़ हो गया, क्योंकि आज तक पाकिस्तान नकार रहा था कि दाऊद इब्राहिम हैंडलिंग, लेकिन आज पाकिस्तान ने पहली बार पूरे दुनिया के सामने कबूल किया कि हाँ, वो पाकिस्तान की भूमि पर। इसलिए पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ भी कितने झूठे थे, ये भी साबित हो गया। इसी घोषणा के साथ पाकिस्तान का सारा कच्चा चिट्ठा खुल गया, क्योंकि उसने अनजाने में यह मान लिया कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान की ओर से दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में 3 ठिकाने बताए गए हैं। इनमें से पहला ठिकाना व्हाइट हाउस सऊदी मस्जिद के पास कराची, पाकिस्तान। दूसरा ठिकाना हाउस नंबर 37 डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, कराची, पाकिस्तान। और तीसरा ठिकाना पलाटियल बंगला, नूराबाद, कराची। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने प्रेशर लगाया था कि दाऊद इब्राहिम इज अ ग्लोबल टेररिस्ट, अगर आप इसे नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो हम शायद तुम्हें इंटरनेशनल फंड्स हेल्प बंद कर देंगे। और दूसरी बात, पाकिस्तान ने एक्सेप्ट इसलिए किया कि दाऊद इब्राहिम अभी बुढ़ा हो गया, उनके कुछ काम के लिए नहीं रहा है। सवाल यह अभी पैदा होता है कि क्या सचमुच पाकिस्तान भारत में सर उसको भेज देगा? मुझे जहां तक लगता है कि ये मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान में रूल चलता है आईएसआई और पाकिस्तान का आर्मी का, और कभी भी वो नहीं चाहेंगे कि दाऊद इब्राहिम को भारत सौंपा जाएगा। आपको बता दें कि 2 मार्च 1993 को सिलसिलेवार बम धमाकों से मुंबई दहल गई थी। मुंबई की अलग अलग जगहों पर 12 बम धमाके हुए थे। इन बम धमाकों में 257 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बम धमाकों में 800 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हुए थे। धमाकों में दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आया था, लेकिन तब दाऊद इब्राहिम गायब हो गया था। बीते समय के साथ खबरें आती रहीं, आज तक दिखाता रहा कि दाऊद पाकिस्तान में है, मगर पाकिस्तान ने कभी नहीं माना कि दाऊद को पाकिस्तान ने पनाह दी हुई है। अब पहली बार पाकिस्तान ने माना है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है, तो जाहिर सी बात है कि अब पाकिस्तान को दाऊद इब्राहिम लौटाना ही पड़ेगा। दाऊद इब्राहिम के साथ कई आतंकवादी पाकिस्तानी टेरर लिस्ट में हैं, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहा है और ये मानने को तैयार नहीं कि दाऊद इब्राहिम उनके सरजमी पर है। भारत का कहना है कि ये लिस्ट पाकिस्तान ने इसलिए जारी की है क्योंकि वो FATF के दबाव में है। गीता मोहन, नई दिल्ली, आज तक। आखिरकार इमरान खान ने मान लिया कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है, लेकिन सवाल यह है कि वो रहता कहां है, तो इसका जवाब भी हम आपको देने जा रहे हैं। दाऊद के 3 एड्रेस सामने आ चुके हैं, उनमें से एक की सैटेलाइट इमेज आप देख लीजिए। ये सैटेलाइट इमेज दाऊद के 3 में से एक ठिकाने की है। दाऊद का यह घर कराची के डिफेंस फेज 5 की गली नंबर 30 में है। यहां दाऊद का घर नंबर 37 है। इस सैटेलाइट इमेज के अलावा कराची में दाऊद का जो व्हाइट हाउस है उसका नंबर 57 है। इसी व्हाइट हाउस को पहली बार आज तक ने टीवी पर दिखाया था। आज तक ने अपनी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए यह बताया था कि पाकिस्तान दाऊद को लेकर कैसे लगातार झूठ बोल रहा है। आज ये रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करेगी कि आज तक ने वर्षों पहले जो सच दिखाया था, अंत में मजबूर होकर वो सच पाकिस्तान को भी मानना पड़ा। टी कंपनी का सरगना दाऊद इब्राहिम, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। आज तक आपने सुना होगा कि कराची में रहता है दाऊद। कराची के क्लिफ्टन रोड में है दाऊद का ठिकाना, आपने ये भी सुना होगा। लेकिन आज तक आपको दिखाने जा रहा है डॉन का वो घर जहां पिछले कई सालों से देश के मोस्ट वांटेड ने बना रखा है अपना आशियाना। जी हां, दिल थाम कर बैठिए, टीवी पर पहली बार दिखेगा दाऊद का घर। इस वक्त हम उस रोड के सामने से गुजर रहे हैं जिस रोड के ऊपर
दाऊद इब्राहिम, जिसको यहाँ पे मुच्छड़ के नाम से भी जाने जाते हैं, उनका घर मौजूद है। ये घर जो इस वक्त मेरे उल्टे हाथ पे आ रहा है, ये सफ़ेद रंग का घर जो वाइट हाउस के नाम से जाना जाता है, इस घर के बारे में कहा जाता है कि ये दाऊद इब्राहिम का घर है। कुछ अर्सा पहले उन्होंने अपनी की मेहंदी इसी जगह पे की थी, जिसलिए और ये बात हमें यहाँ के जो आस करीबी जो हॉस्पिटल है, पार्क लेन हॉस्पिटल नाम है इसका, जिसकी दीवार उस घर के दीवार के बिल्कुल साथ लगी हुई है। इस घर में इन लोगों ने ये बात कंफर्म की है कि इसी जगह पे वो फंक्शन किया गया था, जो फंक्शन दाऊद इब्राहिम की हिंदी और माइयों का फंक्शन था। उसके अलावा इस घर की एक खासियत ये है कि इसकी दीवारें यूजुअल एक नॉर्मल घर से ज़्यादा ऊंची हैं। इस घर की दीवारों की टॉप के ऊपर जो है वो बार्ब वायर्स और लोहे की कांटेदार उन्होंने एक लेयर लगाई है। उसके अलावा इस घर के ऊपर अगर देखें तो कम से कम 6 सैटेलाइट डिशेस इस घर के ऊपर मौजूद हैं जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती हैं। ये घर जो है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के अंडर आता है और ये उस स्ट्रीट पे मौजूद है जिस स्ट्रीट के ऊपर तकरीबन घर और तकरीबन ऑफिसेस वो या तो काउंसलेट्स के हैं या तो डिप्लोमेट्स की ऑनरशिप के अंडर आते हैं। लेकिन सिर्फ एक ये वाहिद घर है जो एक प्राइवेट बंदे की ओनरशिप में है। मुझे यहाँ के जो कुछ लोकल्स हैं और कुछ जो हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे इस तरह का जो फंक्शन की जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, वो जब हुआ था तो कम से कम 2 से 2,500 लोग यहाँ आए थे और ये माना जाता है कि यहाँ पे शायद दाऊद इब्राहिम भी कभी आते हों तो वो इस जगह पे रुकते हैं। उसके अलावा ये घर जो है इसके बिल्कुल सामने ब्रिटिश हाई कमीशन का ऑफिस है। थोड़ा सा उस तरफ और साइड पे चले जाइए तो वहाँ पे इटालियन काउंसलेट है। इस तरफ चले जाइए तो यहाँ पे और जो है वो डिप्लोमेट्स की काउंसिल जनरल्स के ऑफिसेज हैं। ये मज़ार जो है अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है, उससे तकरीबन 5 मिनट की ड्राइव के फासले पर है। इस स्ट्रीट में कोई भी कमर्शियल ट्रैफिक अलाउड नहीं है। इस स्ट्रीट के ऊपर कैमरा शूटिंग्स अलाउड नहीं है। इस स्ट्रीट के ऊपर हाई सिक्योरिटीज़ हैं जिसमें पुलिस, रेंजर्स और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो ऑफिशियल्स होते हैं जो प्राइवेट कपड़ों में होते हैं, वो यहाँ पे इजीली आपको नज़र आते हैं मूव करते हुए। उसके अलावा ये एरिया जो है सऊदी मॉस्क जिसके बारे में कहा जाता है, वो इसका करीबी लैंडमार्क है। उसके अलावा गनवा भुट्टो जो पीपल्स पार्टी की लीडर बेनज़ीर भुट्टो, लेट बेनज़ीर भुट्टो की फैमिली मेंबर हैं, उनका घर भी इसी स्ट्रीट के ऊपर मौजूद है। इस स्ट्रीट के दोनों एंड्स के ऊपर सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स लगे हुए हैं। वो सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो खाली बसेस को और ट्रैफिक को ही नहीं कंट्रोल करते बल्कि यहाँ के अंदर आने जाने वाली मूवमेंट भी मॉनिटर करते हैं। ये घर इस ऐसे एरिया के अंदर मौजूद है जिसके जो अथॉरिटी है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, उनके नॉलेज में यहाँ के हर घर की इंफॉर्मेशन होती है। इन घरों की अलार्म सिस्टम्स, इन घरों की सिक्योरिटी सिस्टम्स उनकी जिम्मेदारी होती है प्रोवाइड करने की। तो इस घर के ऊपर भी इसमें कोई शक नहीं है कि उनके जो अलार्म सिस्टम्स होंगे, उनकी सेंट्रल सिक्योरिटी सिस्टम्स होंगे, वो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की तरफ से दिए गए होंगे। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो रिटायर्ड आर्मी और रिटायर्ड फौज के ऑफिशियल्स को मिला के बनाई गई है, जो एक लैंडिंग यहाँ पे जो प्लॉटिंग हुई थी, जो यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की, उसको मैनेज करते हैं। उसकी सिक्योरिटी, उसके सारे ऑपरेशंस उनके अंडर कंट्रोल होते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो वो ये घर जो दाऊद इब्राहिम का कहा जाता है, और यहाँ पे कहा यह भी जाता है कि दाऊद इब्राहिम को इतना कंफर्ट जोन मौजूद था कि उन्होंने अपनी शादी का फंक्शन भी इसी जगह ऑर्गेनाइज करवाया और यहाँ पे अपने सारे गेस्ट को इनवाइट भी किया, उसको पूरा सेलिब्रेट भी किया। ये एक ऐसे एरिया में कैसे हो सकता है जहाँ पे इतनी एक्सट्रीम सिक्योरिटी पाई जाती है, वो भी कराची के उस एरिया के अंदर जो शायद कराची का सबसे ज़्यादा सिक्योर और सबसे ज़्यादा हाई अलर्ट एरिया कंसिडर किया जाता है। 2011 में आज तक ने रिपोर्ट के जरिए दिखाया था कि दाऊद पाकिस्तान में ही रह रहा है,
ये रिपोर्ट आपने देखी। इसके अलावा 2015 में भारत ने पाकिस्तान को जो डॉजियर सौंपे थे उसमें भारत की ओर से पाकिस्तान के कई ऐसे ठिकाने बताए गए थे, उसके बारे में कई जानकारियां हिंदुस्तान की ओर से दी गई थी। भारत ने 2015 में जो डॉजियर पाकिस्तान को सौंपे थे उसमें दाऊद के जो ठिकाने बताए गए थे उसमें व्हाइट हाउस, क्लिफ्टन रोड, कराची इसका जिक्र था। खैबर तंजीम, DHA कराची, दाऊद के अलग अलग ठिकानों का पूरा फुल एड्रेस दिया गया था। मूरी रोड, इस्लामाबाद, यह दाऊद का तीसरा ठिकाना। मरगला रोड, इस्लामाबाद, इसका भी जिक्र किया गया था। इनके अलावा भारत की तरफ से कहा गया था कि कराची और इस्लामाबाद में दाऊद के कुल 9 ठिकाने हैं। और इतना ही नहीं, भारत ने जो डॉजियर पाकिस्तान को सौंपे थे उसमें दाऊद के पासपोर्ट की जो डिटेल दी गई थी उनमें से 3 पासपोर्ट नंबर ऐसे हैं जिन्हें पाकिस्तान ने अपने डॉजियर में भी शामिल किया है। हम आपको दिखाते हैं भारत और पाकिस्तान के डॉजियर की डिटेल्स। भारत ने अपना डॉजियर 2015 में पाकिस्तान को सौंपा था और पाकिस्तान ने FATF की कार्रवाई से बचने के लिए ये जो नया डॉजियर बनाया है, देखिए इन दोनों डॉजियर्स में दाऊद इब्राहिम का पासपोर्ट नंबर एक ही है। ये पहला पासपोर्ट नंबर है G866537। ये पासपोर्ट रावलपिंडी से जारी हुआ था। जब भारत ने पाकिस्तान को इस पासपोर्ट के बारे में बताया था तब उसने इनकार किया था, मगर अब उसने अपने डॉजियर में इस पासपोर्ट का जिक्र किया है। दाऊद का दूसरा पासपोर्ट, भारत ने इसे भी पाकिस्तान को 2015 में सौंपा था। यह नंबर है C267185। 18 अगस्त को पाकिस्तान ने जो डॉजियर दिया है उसमें भी यही पासपोर्ट नंबर है, बिल्कुल सेम टू सेम C267185 लिखा हुआ है। इसी तरह से कराची से ही जारी पासपोर्ट नंबर KC285901 को भी भारत ने पाकिस्तान को बताया था, तब पाकिस्तान ने इनकार किया था, मगर अब पाकिस्तान ने अपने डॉजियर में भी इस पासपोर्ट नंबर का जिक्र किया है। मतलब ये कि पाकिस्तान का सारा झूठ अब एक-एक करके बेनकाब हो गया है। भारत के 2015 वाले डॉजियर में दाऊद के परिवार का भी जिक्र था। इसमें दाऊद की पत्नी महजबीन, भाई अनीस और मुश्तकीम, बेटियां महरुख, महरीम का जिक्र किया गया था। यह कह सकते हैं कि पाकिस्तान का झूठ अब पूरी दुनिया के सामने है। दरअसल FATF में ब्लैकलिस्ट होने से बचने के लिए उसने ये दांव जरूर खेला है, मगर अब वो भारत के सामने पूरी तरह से शर्मसार है। वहीं अब खबरों की दिशा को पाकिस्तान से सीधे मुंबई की तरफ मोड़ते हैं और सुशांत सिंह राजपूत केस में चल रही CBI की तूफानी जांच का विश्लेषण करते हैं। CBI की जांच में आज का दिन एक्शन से भरपूर था और इस एक्शन का केंद्र था सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट नंबर 601 का वो कमरा जहां सुशांत की मौत हुई थी। आज CBI सुशांत के फ्लैट में करीब 6 घंटे तक जांच पड़ताल करती रही। वहां क्या हुआ, अब विस्तार से देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। सुशांत सिंह राजपूत के करोड़ों चाहने वालों को 2 महीने से जिस बात का इंतजार था वो काम हो रहा है। CBI का फोकस सुशांत के बांद्रा के घर पर है। CBI की टीम सुशांत के बांद्रा के डुप्लेक्स फ्लैट पर पहुंची और पूरे फ्लैट को खंगाला। वारदात के दिन घर पर मौजूद रहे सिद्धार्थ पिठानी और नीरज सिंह को बुलाया गया। इसके बाद घटना वाले दिन को फिर से रिक्रिएट किया गया। ये समझने की कोशिश की गई कि सुशांत की जिंदगी के आखिरी दिन क्या हुआ था। आप देख पा रहे CBI की टीम यहाँ पर पहुंची है और बाकायदा सिद्धार्थ पिठानी को लेकर यहाँ पर पहुंची है। जो नीरज कुक है उसको लेकर यहाँ पर सुशांत के फ्लैट पर CBI की टीम पहुंची है। आपको दिखा दूं, ये तस्वीरें हैं, बाकायदा 2 टीमें हैं। और नीरज बात करोगे? नीरज, बाकायदा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो नीरज है, सिद्धार्थ पिठानी है, दोनों को यहाँ पर लाया गया है। यानी अब क्राइम सीन को रिक्रिएट यहाँ पर किया जाएगा। CBI के जो SP है नुपुर प्रसाद, वो भी यहाँ पर पहुंची हुए हैं। आप देख पा रहे हैं CBI की बाकायदा टीम सुशांत के बांद्रा के फ्लैट पर पहुंची है। दोनों फिलहाल देख पा रहे हैं वो आपस में बात कर रहे हैं। इन दोनों को ले जाया जाएगा उस फ्लैट के ऊपर, सबसे टॉप फ्लोर पे, और वहां पर बाकायदा जो क्राइम सीन है उसको रिक्रिएट किया जाएगा। आज CBI की पड़ताल की 2 तस्वीरों पर गौर कीजिए। ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में CBI की टीम सुशांत के कमरे में तफ्तीश करते हुए
कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। दूसरी तस्वीर में सीबीआई सिद्धार्थ पिठानी और नीरज सिंह को लेकर घर की छत पर पहुंची। सीबीआई के अफसर उससे सवाल पूछते देखे गए हैं। सीबीआई की टीम ने पूरे फ्लैट को खंगाला है ताकि कई उलझे हुए सवालों के जवाब ढूंढे जा सकें। मसलन वारदात के दिन 14 जून को क्या हुआ था, कैसे हुआ था, फंदे में लटकते सुशांत को सबसे पहले किसने देखा, किसने सुशांत की बॉडी को उतारा, सुशांत की लंबाई और फंदे की ऊंचाई कितनी थी, दरवाजे को तोड़ने से पहले पुलिस को क्यों नहीं बुलाया गया, दरवाजा तोड़ने के बाद चाबी वाले को क्यों भगाया गया। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने सिद्धार्थ पिठानी और नीरज सिंह से वारदात के दिन सुशांत की दिनचर्या पूछी। मसलन वो कब उठे, कब कमरे से बाहर आए, वारदात के दिन घर पर कौन कौन था, सुशांत ने उस दिन किससे बात की, क्या वो परेशान दिख रहे थे, सुशांत ने नाश्ता किया या नहीं, हर छोटी बड़ी जानकारी ली गई है। यहाँ आपको बता दें कि आज की पूछताछ में सीबीआई का पूरा फोकस वारदात के दिन की पूरी घटना को समझने पर टिका था। सिद्धार्थ पिठानी और नीरज सिंह सीबीआई को सब बता रहे थे। सुशांत के कमरे यानी क्राइम सीन का रिक्रिएट, और ऐसा कर सीबीआई दरअसल ये पता लगाना चाहती थी कि सुशांत की मौत की वजह क्या है, खुदकुशी या फिर कत्ल, और इसीलिए वो तमाम तरीके इस रिक्रिएशन में अपनाए गए जो खुदकुशी के दौरान होते हैं। सुशांत के कद, सुशांत के वजन की डमी लाई गई, सुशांत की उस डमी को उसी तरीके से फंदा कसा गया, वैसे ही कपड़े थे, डमी का वजन भी वैसे ही था, और इन सारी चीजों को करने के बाद सीबीआई ये तय करना चाहती थी कि क्या ये वाकई खुदकुशी है या फिर कुछ और है, और इसीलिए ये सारी कवायद हुई। सीबीआई क्राइम सीन को रिक्रिएट करने से पहले उस दिन की पूरी घटना को समझना चाहती थी। एक बार सिद्धार्थ पिठानी और नीरज सिंह ने पूरी बात बता दी तो फिर सीबीआई का अगला कदम सुशांत के कमरे पर जा टिका। सीबीआई सुशांत की ऊंचाई और वजन से मिलते जुलते एक पुतले के साथ सुशांत के कमरे में पहुंचे। सुशांत की हाइट करीब 6 फीट थी, जबकि मकान के फर्श से लेकर पंखे तक की दूरी 10 फीट। ऐसे में सीबीआई ने बेड और फंदे के सहारे ये समझने की कोशिश की कि आखिर सुशांत ने बगैर किसी स्टूल या दूसरी चीज के पंखे में फंदा कैसे लगाया। इसके लिए सीबीआई के द्वारा फॉरेंसिक फिजिक्स के एक्सपर्ट्स की मदद कि 14 जून और 13 जून ये जांच एजेंसी के लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि 13 जून में क्या हुआ, 14 जून में क्या हुआ, 14 जून में कौन कौन है, तो जांच एजेंसी इसके लिए क्वेश्चनर बनाती है और क्वेश्चनर से सवाल जवाब लिए जाते हैं, उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट लिए जाते हैं, फिर वो वेरिफिकेशन होता है। 174 सीआरपीसी बम्बई पुलिस ने जो भी इंक्वायरी की है उसके बारे में भी पूछताछ हो सकती है। तो ऐसे कई पहलू है, तो मुझे नहीं लगता कि अरेस्ट का सवाल जल्दी आएगा। 14 जून को सुशांत की लाश कमरे में जिस फंदे के सहारे लटकती हुई पाई गई थी, वो फंदा सुशांत के कुर्ते का बना था। इस फंदे को लेकर भी काफी सवाल उठाए गए, लिहाजा मामले का सच जानने के लिए सीबीआई अपने साथ उसी ब्रांड के एक नहीं कई कुर्ते अपने साथ लेकर पहुंची है। सीबीआई ने सिद्धार्थ पिठानी और नीरज सिंह से पूछा कि जब सुशांत कमरा नहीं खोल रहे थे तो घर में मौजूद लोगों ने क्या किया, चाबी बनाने वाले को किसने बुलाया, पुलिस को खबर क्यों नहीं की गई, फंदे से लटके सुशांत की तस्वीर क्यों नहीं ली गई, क्यों पुलिस के आने से पहले सुशांत की बॉडी को उतारा गया। सीबीआई कमरे और डोर लॉक से लेकर हर जगह पर फिंगरप्रिंट तलाश रही है। उस दिन रात को जब मैं अपना काम खत्म करके ऊपर आया सोने, तो उसी वक्त 12:30-1 बजे के आसपास सुशांत मेरे रूम में आते हैं और मुझे पूछा उन्होंने कि तुम सोए नहीं अभी तक। तो मैं बोला सर अभी जस्ट फिनिश करके मैं ऊपर आया हूँ, आप क्यों नहीं सो रहे हो। जनरली इट्स द टाइम वेयर ही इज ऑलवेज अस्लीप। देन ही टोल्ड मी मेरी नींद खुली, कोई बात नहीं मैं अभी सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जा करके मैं उनको उनके रूम में छोड़ा। बहुत देर नॉक करा। इनफैक्ट हम ऐसा स्टेप ये लेंगे, दिस इज़ द लास्ट थिंग दैट पूरा हमने सोचा ही नहीं था। मैंने अपने दिमाग को ऐसा कर लिया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कुछ करेंगे, इसलिए हम लोग ने उनको टाइम दिया कि खोल दे दरवाज़ा। ऐसे करके हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में, हर 2 मिनट में जाके हमने नॉक करना शुरू करा, बट ही नेवर रिस्पॉन्डेड। सो वी कॉल्ड। उन्होंने मुझे कहा था कि अगर अंदर से दरवाज़ा खुल जाएगा तो आप काम छोड़ देना, आप खुलना मत, अगर अंदर से आवाज़ भी आती है तो भी काम छोड़ देना, आप लॉक मत खुलना, ऐसा कहा था उन्होंने। मैं हथौड़ी से और स्क्रूड्राइवर से जब लॉक को मार रहा था, लॉक टूट गया। लॉक तोड़ने के बाद मैंने स्क्रूड्राइवर से लॉक को, नीचे वाले लॉक को खोला, फिर ऊपर एक हैंडल था, हैंडल को नीचे करके जैसे दरवाज़ा मैंने हल्का सा खोला तो उन्होंने कहा बस आपका टूल्स लो और आप जाओ।
इतना कहा और मुझे कुछ भी देखने नहीं दिया अंदर। सीबीआई ने पूरी इमारत की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। अब वो उनके फ्लैट के साथ साथ आसपास की वीडियो फुटेज की भी जांच करेगी। अरविंद ओझा और मुस्तफा शेख के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई, आज तक। सीबीआई की जांच में शक का एक बड़ा केंद्र बिंदु सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जिस पर मौत का समय नहीं लिखा था। अब सीबीआई ये चेक कर रही है कि पोस्टमार्टम ठीक से हुआ या फिर नहीं, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सीबीआई का शक भी विश्लेषण की मांग करता है। इस वारदात की छोटी से छोटी कड़ी को जोड़ रही है। सबसे पहले यह समझते हैं कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के रडार पर क्या क्या बातें हैं और कौन कौन से लोग हैं। आखिर सीबीआई कैसे सुशांत सिंह राजपूत के गुनहगार तक पहुंचने की रणनीति बना रही है। शक की सीढ़ी का एक एक कदम सीबीआई फूंक फूंक कर रख रही है, लेकिन ये सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है। क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के अलावा सीबीआई की टीम मुंबई पुलिस की अब तक की गई तफ्तीश की पड़ताल कर रही है। यानी इस बात की जांच हो रही है कि आखिर मुंबई पुलिस इस नतीजे पर कैसे पहुंची कि सुशांत सिंह की मौत खुदकुशी से हुई है। इस तफ्तीश में सीबीआई पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच कर रही है, पोस्टमार्टम के वीडियो देख रही है, सुशांत सिंह राजपूत की विसरा रिपोर्ट की पड़ताल हो रही है, सुशांत सिंह का मोबाइल फोन खंगाला जा रहा है, सुशांत के लैपटॉप की जांच हो रही है, सुशांत की डायरी का एक एक पन्ना सीबीआई पढ़ रही है। सुशांत की मौत के 70 दिनों के बाद सीबीआई पहली बार सुशांत के घर पहुंची है। जाहिर सी बात है कि 70 दिन एक लंबा अरसा होता है। ऐसे में उस घर से क्या क्या सबूत मिलेंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन सीबीआई को इस वक्त जिन 4 चीजों की जरूरत है उन 4 चीजों तक आज तक पहुंची है। इस पूरे केस में सीबीआई को अपने नतीजे तक पहुंचने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी, फॉरेंसिक रिपोर्ट और इसके अलावा विसरा रिपोर्ट, इन चारों रिपोर्टों को मिलाकर एक्सपर्ट्स की राय जैसी उनके सामने होगी, सुशांत की मौत की पहेली सामने होगी। यहाँ सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का विश्लेषण भी जरूरी है, क्योंकि ये रिपोर्ट सीबीआई की फोकस में है और इसकी ठीक से जांच करने के बाद ही वो आगे अपनी राय बना सकती है। ये सवाल इसलिए क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जुड़ी ऐसी जानकारी आज तक के हाथ लगी है जो हैरान करने वाली है। अभी तक के दावों के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत का शव 14 जून की दोपहर उसके बांद्रा वाले फ्लैट पर मिला, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का वक्त लिखा ही नहीं गया है। यही वजह है कि सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को दिल्ली के एम्स भेजा। एम्स में सुधीर गुप्ता की अगुवाई में इस रिपोर्ट की जांच हो रही है। एम्स में फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने आज तक से फोन पर रिपोर्ट से जुड़ा बड़ा खुलासा किया। You have a vast amount of experience with looking and examining these autopsy and medical reports, chemical reports. You have done that in previous cases as well. So what is your initial understanding of this whole autopsy that was done, because it doesn't have a time stamp, sir? Well, that is a hard fact. What I would say about that. They should give it to the mandate. Why would you think that there's no time stamp on the autopsy? Let me examine now. I have been assigned by CBI to examine all the things. After examining, going through detail, I can say everything. I will speak to doctors also why they are done so. So what is their answer? Let me hear them, then I can give any comment. सुनंदा पुष्कर समेत कई हाई प्रोफाइल मामलों की जांच का हिस्सा रहे डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने आज तक को बताया कि अक्सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का वक्त लिखा होता है। ये जनरल प्रैक्टिस है, लेकिन सुशांत केस में ऐसा नहीं किया गया। ये बात शक पैदा करती है। So, but just wanting to understand why are you saying this is a hard fact of the case? Like usually, it's a written document, no, where the column of types is empty, blank. So they have to give any answer. The police should take second opinion from them. Which they did not. If they didn't, if there's something missing, then they have to take second opinion from doctors. No. डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने साफ कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का वक्त होना चाहिए था। अगर नहीं है तो मुंबई पुलिस को डॉक्टरों से बात करनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। सीबीआई ने भी यही सवाल मुंबई पुलिस से पूछा तो मुंबई पुलिस का जवाब हैरत में डालने वाला था। पोस्टमार्टम के साथ साथ सीबीआई बिसरा रिपोर्ट की भी जांच कर रही है।
विसरा की जांच से ये पता चलेगा कि क्या सुशांत सिंह राजपूत को किसी तरह का जहर दिया गया था, क्या कोई संदिग्ध दवाई खिलाई गई थी। मुंबई पुलिस की जांच में ये कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत को कोई जहरीला पदार्थ देने के सबूत नहीं मिले हैं। सीबीआई अब मुंबई पुलिस के इस दावे की जांच कर रही है। किस स्थिति में लटके थे, किस स्थिति में उन पे फंदा बांधा गया था, घुटने की पोजीशन क्या थी, ये स्टडी का पार्ट था जो कि दुर्भाग्य की वजह से किसी ने देखा नहीं है, उसका फोटोग्राफ भी कोई नहीं है। सीबीआई की जांच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक बड़ा पड़ाव है और हर गुजरते पल के साथ इसे लेकर शक गहराता जा रहा है। उम्मीद है सच सामने आएगा। सौरभ अख्तानी और अरविंद ओझा के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई, आज तक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम दर्ज नहीं होने पर मुंबई पुलिस की तरफ से सफाई सामने आई है। इसमें यह कहा गया है कि कूपर अस्पताल के डॉक्टर्स ने 14 जून की रात करीब 11:30 बजे सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम किया था और यह कहा गया था कि सुशांत की मौत करीब 10 से 12 घंटे पहले हुई थी, यानी 14 जून की सुबह करीब 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच कभी भी सुशांत की मौत हुई थी। तो कूपर अस्पताल के डॉक्टर्स का दावा, मुंबई पुलिस का अपना अलग दावा, लेकिन इन सब के बीच सीबीआई जांच काफी तेजी से आगे बढ़ी है। जैसे इस खबर से जुड़ी हुई और जानकारी सामने आएगी, आज तक सबसे पहले आप तक पहुंचाता रहेगा। और अब बात उस भयानक खतरे की करते हैं जो वक्त रहते टल गया। जी हां, आज की बड़ी खबर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश को दहलाने की आतंकी साजिश फेल हो गई, ये सामने आई है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने दिल्ली में मुठभेड़ के बाद आईसिस के एक आतंकवादी को जिंदा गिरफ्तार कर लिया है। आतंकी के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक मिला है। साथ ही इस आतंकी ने खुलासा किया है कि वो राम मंदिर निर्माण को लेकर धमाका करने वाला था। यूपी और दिल्ली में होने वाला था आईसिस का लोन वुल्फ अटैक। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली को दहलाने की बहुत बड़ी साजिश नाकाम। राम मंदिर निर्माण से पहले ही धमाके की साजिश। बगदादी का आतंकी खेलने वाला था खूनी खेल। आईएसआईएस का जिंदा आतंकी जांच एजेंसियों की गिरफ्त में। लोन वुल्फ अटैक करना चाहता था आईएसआईएस का खूंखार आतंकवादी। आधी रात बीत रही थी, साथ ही बढ़ रही थी दिल्ली में धौला कुआं और करोल बाग के बीच रिंग रोड पर सुरक्षा बलों की हलचल। जांच एजेंसियों को पक्की खबर थी कि इसी इलाके में आईएसआईएस बाइक पर सवार था अब्दुल यूसुफ, जो मुठभेड़ के बाद पकड़ा जाता है। उसके पास से पुलिस ने एक पिस्टल और 2 आईईडी बरामद की है। इसके अलावा छानबीन लगातार जारी है। इसके साथ एक और शख्स का बताया जा रहा है। गिरफ्तार आतंकी का नाम है अबू यूसुफ। उसकी उम्र है करीब 30 साल। आईएसआईएस का ट्रेंड आतंकी है। अभी सूचना यह है कि ये यूपी के बलरामपुर का रहने वाला है। स्पेशल सेल की एक टीम यूपी के बलरामपुर पहुंच चुकी है। वो जांच में जुट गई है कि इस आतंकी का बलरामपुर से क्या कनेक्शन है और कैसे ये आईएसआईएस के संपर्क में आया था। मगर आतंकी के पकड़े जाने के बाद उसके पास जो हथियार मिले वो ये बताने के लिए काफी थे कि आतंकी का प्लान कितना भयानक था। देखिए आतंकी के पास से क्या बरामद हुआ। 2 प्रेशर कुकर में 15 किलो आईईडी, 30 बोर की एक पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन। देखिए बम निरोधक दस्ता उन्हीं आईडी को डिफ्यूज कर रहा है। यहाँ डॉग स्क्वाड की टीम मुस्तैद है। फिलहाल एनएसजी कमांडोज ने इस इलाके को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। आतंकी पकड़ा गया तो खुलासे शुरू हुए। दिल्ली और यूपी में धमाके की साजिश थी। राम मंदिर निर्माण को लेकर धमाके का प्लान था। आतंकी के निशाने पर देश के कुछ वीआईपी थे। फिदायीन हमले का आदेश आ सकता था। यूसुफ ने सुसाइड बेल्ट तैयार कर ली थी। अबू यूसुफ ने गांव में आईडी बनाकर ड्राई रन किया था। पिछले 4-5 साल से आईएसआईएस के हैंडलर के संपर्क में था। अबू यूसुफ अपने हैंडलर के आदेश का इंतजार कर रहा था। भीड़ भाड़ वाले इलाके में धमाके का आदेश आना था। यूसुफ ने पूछताछ के बाद जो बताया उसके मुताबिक उसका पहला हैंडलर यूसुफ अल हिंदी सीरिया में मारा गया। दूसरा अबू हुजैफा अफगानिस्तान में ड्रोन हमले में मारा गया। यूसुफ ने बताया कि अबू हुजैफा ने उसे अफगानिस्तान बुलाया था
इस वजह से इसने पासपोर्ट भी बना लिया था। लेकिन हुज़ैफा की मौत के बाद यूसुफ अफगानिस्तान नहीं जा पाया। फिर नए हैंडलर ने यूसुफ को भारत में ही रुकने को कहा। यूसुफ लोन वुल्फ अटैक करना चाहता था। फिलहाल अबू यूसुफ जांच एजेंसियों के पास 8 दिन की रिमांड में है। एक टीम बलरामपुर में उसके गांव में छानबीन करने पहुंच चुकी है। यहां जांच की जा रही है कि इसने दिल्ली में कहां-कहां रेकी की और इसका प्लान कहां-कहां हमले का था। इस बात की भी जांच की जा रही है कि यूसुफ जिस बाइक पर था वो चोरी की थी या खरीदी गई थी। जो भी हो, अब ISIS का आतंकी गिरफ्त में है। जाहिर सी बात है, अभी बड़े और गहरे खुलासे होंगे। अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। दरअसल लोन वुल्फ भेड़िए की तरह आतंकी हमला करने की रणनीति है। इसे आईसिस के आतंकवादी खूब इस्तेमाल करते हैं। ऐसे हमले में आतंकी अकेले ही हमला करता है। आतंकवादी का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान लेना होता है। आतंकी छोटे हथियार का इस्तेमाल करता है। आतंकवादी फायरिंग या गाड़ी से कुचलने का प्रयास करता है। यहां आपको यह भी बताते चले कि दुनिया में कुछ बड़े लोन वुल्फ अटैक कब और कहां हुए हैं। 27 अप्रैल 2020 को पेरिस में एक शख्स ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया। पुलिसकर्मियों पर उसने कार चढ़ाने की कोशिश की। आतंकी आईसिस से जुड़ा था और उसका नाम भी यूसुफ ही था। वहीं 6 दिसंबर 2019 को फ्लोरिडा के पेंसाकोला में नौसेना के हवाई अड्डे पर एक आतंकी ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। इसमें अमेरिका के 3 सैनिक मारे गए थे। जवाबी फायरिंग में मोहम्मद अल शमरानी नाम का आरोपी मारा गया। 12 जून 2016 को ऑरलैंडो के एक नाइट क्लब में फायरिंग हुई। इसमें तकरीबन 50 लोगों की मौत हुई जबकि 53 लोग घायल हुए थे। हमलावर की पहचान 29 वर्षीय मतीन के रूप में हुई जो कि अमेरिकी नागरिक था। 2 दिसंबर 2015 को सैन बर्नार्डिनो में एक कॉन्फ्रेंस हॉल में फायरिंग हुई थी। इसमें 14 लोगों की मौत हो गई जबकि 17 लोग घायल हुए थे। 1 अक्टूबर 2015 को रोसबर्ग में क्रिस हार्पर नाम के शख्स ने फायरिंग की। फायरिंग में 10 लोगों की मौत हुई थी। पुलिस की कार्रवाई में हमलावर को मार दिया गया था। तो लोन वुल्फ अटैक क्या होता है, कहां-कहां हमला किया गया, इसके बारे में डिटेल से हमने आपको जानकारी दी। और अब आगे बढ़ते हुए चीन पर हुए वीडियो अटैक की बात कर लेते हैं। यह ऐसा दौर है जब चीन के दोस्त कम हैं और दुश्मन ज्यादा हैं। अमेरिका और भारत से तो चीन की तनातनी चल ही रही है। ताइवान के साथ भी चीन का तनाव 7वें आसमान पर पहुंच गया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने ट्विटर पर अपनी रक्षा तैयारियों का वीडियो शेयर किया है और चीन का नाम लिए बिना यह लिखा है कि राष्ट्र की सुरक्षा की हमारी प्रतिबद्धता को कोई हल्के में ना ले, हम पूरी तरह से तैयार हैं। और इतना ही नहीं, चीन का नया सिरदर्द है। इस पहलू को भी जो नया सिरदर्द बनकर उभरा है चाइना के लिए, जरा उसको भी समझिए। ये रिपोर्ट देखिए। ये वीडियो चीन के लिए किसी कूटनीतिक थप्पड़ से कम नहीं है और इस थप्पड़ की गूंज पूरे दक्षिण चीन सागर में सुनाई दे रही है। वो इलाका जहां पर चीन खुद को बेताज बादशाह मानता है और दूसरे देशों को अपने बाहुबल से दबाने की कोशिश करता है, वहीं पर चीन को चैलेंज मिल गया है। ये ताइवान की सैन्य तैयारियों का वीडियो है और इस वीडियो के प्रायोजक हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप वाला एंगल समझाएंगे, लेकिन पहले वीडियो पर गौर फरमाइए। ताइवान और चीन के बीच तनाव चरम पर है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने आसमान में उड़ान भरते फाइटर जेट, युद्धक टैंक, समुद्र में जंगी जहाजों की तैयारी का वीडियो शेयर करते हुए चीन की धमकियों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। ट्विटर और फेसबुक पर वीडियो पोस्ट करते हुए ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने लिखा है कि राष्ट्र की सुरक्षा की हमारी प्रतिबद्धता को कोई हल्के में ना ले, हम पूरी तरह तैयार हैं, करारा जवाब मिलेगा। ये चीन का नया सिरदर्द। आपको याद दिला दें कि कुछ समय पहले चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ने के बाद चीन की एयरफोर्स के फाइटर जेट कई बार ताइवान की सीमा में घुस गए थे, जिसके बाद ताइवान ने चीन को चेतावनी दी थी। चीनी फोर्स कई बार ताइवान की वायु सीमा का उल्लंघन कर चुकी है। चीन ताइवान को अपनी जमीन का हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्र देश
घोषित कर चुका है। चीन को ऐसा लगता है कि भविष्य में ताकत के दम पर वो फिर से ताइवान को अपना हिस्सा बना लेगा। चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ने की एक वजह यह भी है कि उसने अमेरिका से 62 अरब डॉलर के F-16 फाइटर जेट खरीदने का समझौता किया है। इस समझौते के तहत अमेरिका ताइवान को 90 अत्याधुनिक फाइटर जेट देगा जो लेटेस्ट हथियारों से लैस होंगे। जाहिर है चीन से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। चीन के सरकारी मीडिया की तरफ से चेतावनी दी गई है कि अगर ताइवान इस डील से पीछे नहीं हटा तो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी कार्रवाई करेगी, वहां की एयरफील्ड को पूरी तरह तबाह कर देगी। चीन की खुली धमकी के बाद अमेरिका ने भी साफ कर दिया है कि वो ताइवान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका को चेतावनी दी है कि ताइवान उसका देश है और यदि अमेरिका ने कुछ ऐसा किया तो चीन कार्रवाई करेगा। इसको मैं समझता हूँ ये सिर्फ गिदड़ भभकी है। अमेरिका एक बहुत शक्तिशाली देश है और मेरा ख्याल है कि और चीन ने ये भी चेतावनी दी है कि F-16 तो तब टेक ऑफ करेगा जबकि उसके एयरपोर्ट ताइवान के फंक्शनल होंगे। इसका मतलब है कि चेतावनी है कि वो ताइवान के एयर स्ट्रिप्स को बर्बाद कर देगा। बीते दिनों अमेरिका ने ताइवान को PSC-3 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम बेचने का फैसला लिया था, जिससे चीन आग बबूला हो गया था। चीन ने अमेरिका को जवाबी कार्रवाई के साथ ही एक चीन के सिद्धांत का पालन करने की नसीहत दी थी, लेकिन अमेरिका चीन की हर नसीहत को फिलहाल डस्टबिन में डाल रहा है और चीन को परेशान करने के नए नए तरीके निकाल रहा है। आज तक ब्यूरो। ताइवान सिर्फ चीन के साथ अपनी लड़ाई और हथियारों पर ही ध्यान नहीं दे रहा, बल्कि अपने वीडियो प्रोडक्शन पर भी काफी ध्यान दे रहा है। फिल्मी अंदाज में हथियारों का वीडियो बनाकर एजेंडा चलाना उसने शायद चीन से ही सीखा है। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन अपनी सेना के आधुनिकीकरण की कोशिश कर रही हैं, लेकिन चीन के सामने ताइवान की ताकत बहुत कम है। चीन के पास स्टेल्थ फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। हालांकि ये भी सच है कि ताइवान के सिर पर अमेरिका का हाथ है। पिछले साल अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने 10 अरब डॉलर के हथियार ताइवान को बेचने की मंजूरी दी थी। और अब खबरदार के अंत में गणेश चतुर्थी के रंग आपको दिखाते हैं। खबरदार में आज की हर बड़ी खबर हमने आपको दिखाई। आपको बताते चले 29 लाख का आंकड़ा कोरोना का पार कर चुका है देश में, इसीलिए आप रहिए कोरोना से खबरदार। अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।